शेयर्स कर रहे हैं। शेयर्स में कॉन्सेप्ट्स बहुत लिमिटेड हैं। अगर हम कॉन्सेप्चुअल की बात करें तो हम लोग आज फिनिश कर लेंगे चैप्टर, बट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। वो बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस हैं। जर्नल एंट्रीज आर लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज आपको काफ़ी हद तक अब तक लर्न हो भी गई होंगी, और नहीं भी होंगी तो और 5-7 क्वेश्चंस करोगे लर्न हो जाएंगी। गिनी चुनी एंट्रीज हैं, बट द मेजर थिंग इज़ कि उन एंट्रीज में अमाउंट कैसे पुट करना है, दैट पोजिशनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फॉर गोइंग फर्दर, उससे पहले थोड़े से कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पहले वो कर लो। जैसे कि टेबल एफ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन सबको पता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सबको पता है, आइडिया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का? हाँ, बीएसटी में पढ़ा था ना, क्लास 11th। हाँ, नाम सुना है। क्या होता है? क्लॉजेस होते हैं ना, जिसमें कंपनी ऑब्जेक्टिव जो होते हैं कंपनी के वो लिखे होते हैं। ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, नेम क्लॉज, बहुत वो किस में होता है? नेम क्लॉज में। हाँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। हाँ। एक आर्टिकल, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा एक ब्रॉड डॉक्यूमेंट हो गया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? इंटरनल कंस्ट्रक्शन ऑफ द कंपनी। कितने डायरेक्टर्स होंगे, हम शेयर्स को किस तरह से मंगाएंगे कॉल्स पे, हम फॉरफीचर कब करेंगे, ठीक है, कितना इंटरेस्ट हम देंगे। इसीलिए पार्टनरशिप डीड को आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। In the same manner, article of association of a joint stock company explains all the norms, functioning criteria of a joint stock company, ठीक है। अब अगर कुछ भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं, मतलब हमने खुद का नहीं बनाया हुआ कंपनी ने, तो जो रेडीमेड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, उसमें अलग अलग पॉइंट्स के लिए डिफरेंट टेबल्स गिवन हैं। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेबल एफ। टेबल एफ क्या कहती है कि कोई भी 2 कॉल्स, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल या थर्ड कॉल, जितनी भी कॉल्स आप कर रहे हो, उन कॉल्स के बीच में 1 मंथ का गैप होना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि जो भी फेस वैल्यू है, उस फेस वैल्यू से 25% हम कॉल पे हमें मंगाना ज़रूरी है। तो अब आप सोचो, अगर 25% मंगाना ज़रूरी है तो हम बहुत सारी कॉल्स तो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो 25% हमें ज़रूर मंगाना है। अगर 10 रुपये का शेयर है तो आपकी कॉल 2.5 रुपीज़ से कम की तो हो ही नहीं सकती, नॉट अलाउड, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इट शुड बी 25% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर। फिर मिनिमम डेज, हमें मिनिमम डेज 14 डेज देने ही देने पड़ेंगे। हाँ, कंपनी बहुत लिबरल है तो कंपनी कैन गिव देम 20 डेज, 21 डेज, 30 डेज, 40 डेज, वट एवर, बट मिनिमम 14 डेज तो देने ही देने पड़ेंगे। एंड सेम क्लास ऑफ शेयर्स, अगर हमारी सेम क्लास ऑफ शेयर्स है, मतलब हमने पहले भी इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, अभी भी इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो जो हमने फर्स्ट इक्विटी शेयर्स को इशू करते समय जो हमने उनका पेमेंट स्केड्यूल निकाला था कि हम इतनी अलॉटमेंट डेट लेंगे, इतना फर्स्ट कॉल पे, उतना ही हमें रखना पड़ेगा, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। या अगर हमने पहले 8% प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए तो दोबारा अगर हम 8% प्रेफरेंस शेयर्स कर रहे हैं तो ऑफ द सेम क्लास वी हैव टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। हाँ, अब अगर हम 10% प्रेफरेंस शेयर्स या 8% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ इस तरह से अनदर क्लास के शेयर्स इशू कर रहे हैं, देन वी कैन चेंज आवर पेमेंट पैटर्न, ठीक है। अदरवाइज सेम रखना ही पड़ेगा कॉलिंग। देन अगर कॉल्स इन एडवांस होती हैं, कोई शेयर होल्डर एडवांस में पेमेंट कर देता है तो कंपनी को 12% इंटरेस्ट पर एनम देना ही देना पड़ेगा। और इफ़ कॉल्स इन एरियर्स आउटस्टैंडिंग है, किसी ने नहीं दी, तो कंपनी कैन चार्ज 10% इंटरेस्ट पर एनम फ्रॉम देम। अब ये आपको सिर्फ थ्योरेटिकली पता होना चाहिए MCQs के लिए। इस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन वाला पार्ट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, आपको कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है। ये तो हमारी एक कहानी हो गई
दूसरी कहानी हमारी क्या कहती है, वो एप्लीकेशन मनी के ऊपर बड़ी जद्दोजहद है। वो क्या कह रहे हैं, कंपनीज एक्ट सेक्शन 39 सबसेक्शन 2 ये कह रहा है कि जो मिनिमम एप्लीकेशन मनी है ना, वो 5% तो मिनिमम होनी चाहिए नॉमिनल वैल्यू की। मतलब अगर 20 रुपीज़ का शेयर है तो इट शुड बी एटलीस्ट 1 रुपीज़ एप्लीकेशन पे मंगाओगे। ठीक है, मतलब अगर फेस वैल्यू ₹100 पर शेयर है विद प्रीमियम ऑफ 20%, तो एप्लीकेशन मनी 5% ऑफ 100 रुपीज़ 5 तो होनी चाहिए कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली। ठीक है, या तो ये है और या हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ने कुछ और मेंशन किया है, देन इट इज़ ओके। सेकेंड थिंग, सेबी ने कहा कि नहीं जी आपका 5% सही है, लेकिन हम भी तो कुछ कहेंगे, हमारी भी तो कुछ वैल्यू है। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जो इशू प्राइस है, अब इशू प्राइस क्या है यहाँ पे 100 प्लस 20% प्रीमियम 120, वो कह रहे हैं 120 का 25% कितना हो गया 30 रुपीज़, कि 30 रुपीज़ की तो एप्लीकेशन मनी होनी चाहिए। तो सेबी ने ये कहा, तो किसी भी कंपनी को दोनों ही बातें फॉलो करनी ज़रूरी हो जाती हैं। ऑल्दो सेबी के लिए वो सेबी से एप्लीकेशन देकर, सेबी से अप्रूवल लेकर चेंज भी करवा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चेंजेस हर जगह पॉसिबल हैं, जितने भी ये प्रोविजंस यहाँ लिखे हैं इन सब में चेंजेस पॉसिबल हैं, बट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ सेबी, सेंट्रल गवर्नमेंट, कंपनी लॉ बोर्ड, बहुत सारी जगह हैं जहाँ से अप्रूवल्स लेने होंगे, उसके बाद सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ बोलो। ये सब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। ये सारी कहानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी है। अगर ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेडीमेड जो बना हुआ है कंपनीज एक्ट का, उसमें लिखी हुई है। अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो अपना नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। जी, तो उसमें मतलब जो हम अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं उसमें ये सारी टर्म्स चेंज हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। अब बात आती है फॉरफीचर की। फॉरफीचर का मतलब क्या होता है पता है किसी को? फॉरफिट कर लेना क्या होता है? जब्त कर लेना, वापस ले लेना। मतलब एक 100 रुपये का शेयर था, वो 100 रुपये का शेयर मैंने इशू किया, सार्थक ने ले लिया मेरी कंपनी से। सार्थक ने उस पर 70 रुपीज़ पे भी कर दिए मुझे, 30 रुपये बचे हैं। अब हुआ क्या, जब 30 रुपये देने की बारी आई तो महाराज ने नहीं दिए। मैंने उसे नोटिस भी दिया, फिर से नोटिस दिया, फिर मैंने ये भी कहा कि तुम नहीं दोगे ना तो मैं तुम्हारे पैसे भी अपने पास रख लूँगी और शेयर्स भी वापस ले लूँगी, तब भी नहीं दिया। अब मैंने क्या किया, जो 70 रुपीज़ थे वो तो मेरे पास ही थे ना, इससे शेयर्स भी मैंने अपने पास ले लिए, फॉरफिट कर लिए। अब ये उसके पास तो कुछ नहीं बचा, नील बटा सन्नाटा। मेरे पास क्या फ़ायदा हो गया? पैसा भी मेरे पास है, शेयर्स भी मेरे पास हैं, मैं तो अमीर हो गई। अब क्या होगा, इसको मेरी कंपनी में शेयर इन्वेस्टमेंट करनी थी। मैंने इसे कहा चाहिए मेरी कंपनी की? हाँ चाहिए। मैंने कहा ले ले, 100 रुपये का शेयर 80 रुपये में ले ले। खुश भैया, इसको 100 रुपये की चीज़ 80 में मिल गई। ये सोच रही मेरे पे एहसान कर दिया मैम ने, बट क्या मैंने इस पे एहसान किया है? मुझे इस ट्रांजैक्शन में फ़ायदा ही हुआ है ना। कितने का फ़ायदा हुआ? मैंने अगर 70 रुपये इसके अपने पास रख लिए, इसे वो शेयर 80 रुपये में दे दिया, तो मुझे उसको तो 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। मुझे कितने का फ़ायदा हुआ? सिर्फ 10 रुपये का फ़ायदा हुआ मुझे। सोचो, फिर से बता दूँ? अच्छा चलो, फेस वैल्यू थी 100 रुपये,
मुझे अमाउंट मैंने फॉरफिट किया 70 रुपीज़, मैंने री इशू प्राइस दिया 80 रुपीज़, तो मेरा गेन कितना हुआ मैं ये पूछ रही हूँ, मेरी कंपनी का गेन। 90 सब अपने अपनी वैल्यूज़ बोल दो। 100 और 70 मार्क्स से आते हैं तो 170 अभी देखिए 80 वही शेयर शेयर 100 का 80 कर दीजिए 50 80 50 50 बड़ी सारी फिगर्स आ रही हैं, 80 70 50 90 भी लिखी दो। 90 भी लिखी दो हैं, 90 लो एक और 91 नहीं बोला मैंने सोच हैं, 20 बोल रहा है 20 भाई साहब। गेन हुआ कि नहीं हुआ मुझे कुछ ही बताओ, हुआ? मैम हाँ तू अपना बता लॉजिक चल। मैम 100 रुपये का शेयर था, हाँ 70 में ऐसे ही आ गए, 70 मेरे पास प्लस में आ गए। तो हमने जब उसे 20 का दिया तो फिर 20 रुपये टेक्निकली 20 मैंने इसमें से उसको दे दिया हाँ डिस्काउंट, 50 बचे, तो 50 बचे, हाँ तो तो 50 50 ही मेरा गेन है। दिस इज़ राइट। भाई सिंपल सी बात है, मेरे पास 70 रुपये आए थे, मैंने इसको 20 रुपये दे के खुश कर दिया, उस 70 में से 20 मैंने इसको दे के खुश कर दिया, 50 मेरा प्रॉफिट हो गया। 90 कैसा है? मैं मैक्सिमम 90 कैसा आता? मैं मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकती थी इसको, मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट कितना हो सकता था? 70 मेरा मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट हो सकता था, और मिनिमम रीइश्यू प्राइस मुझे कितना रखना पड़ेगा, कितना प्राइस पे मैं इसको कितना और कम प्राइस दे सकती थी? मैम क्या बोलते हैं, मिनिमम प्राइस कितना मैं दे सकती थी इसको? भाई मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं है, 100 रुपये से ज़्यादा पे भी इशू कर सकती हूँ। मिनिमम प्राइस 20 एक बार ध्यान से देखो, एक बार ध्यान से देखो, मैं पूछ रही हूँ मिनिमम रीइश्यू प्राइस कितना हो सकता था? 30। अरे ऊपर देखो ना, अगर मैक्सिमम डिस्काउंट 70 है तो यानी कि 100 में से 70 का डिस्काउंट हो गया, तो 30 रुपये मेरा एक वो प्राइस था जो मैं दे सकती थी। ठीक है, समझ में आई कहानी? आई? बस यही कहानी समझ लेना, सारा खेल इसी का है, इस चैप्टर में आगे सारा खेल इसी का है। ठीक है, चलो अब खेल खेलना शुरू करते हैं। ओह यस, सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री। जब भी हमने ड्यू किया, जब भी कॉल ड्यू की, अलॉटमेंट मनी ड्यू की, वेन एवर वी डू एंट्री फॉर ड्यू, हम क्या करते थे? शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते थे, कैपिटल रेज करते थे। जब हम फॉरफिट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, क्योंकि जितने से हमने कैपिटल रेज की वो हमने कम कर दिया, यानी कि ये वाली एंट्री होगी कॉल्ड अप मनी से। जितना हमने कॉल्ड अप किया, जितने से हमने रेज की कैपिटल, उतने अमाउंट से वी डेबिट द कैपिटल। ओके, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने क्रेडिट किया था कि हमें इतना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट हमें होगा, तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने क्रेडिट किया था, लेकिन वो तो हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इफ नॉट रिसीव्ड, क्योंकि अगर रिसीव्ड हो गया तब तो वो प्रॉफिट हो ही गया था ना, बात ही ख़त्म थी। प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो हम डेबिट करेंगे। अगर प्रीमियम मनी रिसीव हो गई, इट मीन्स दैट प्रॉफिट वॉज अर्नड। हमने ड्यू किया था प्रॉफिट और हमें अर्न हो गया, बट अगर हमें रिसीव नहीं हुआ, इट मीन्स वी डिड नॉट अर्न, वी डिड नॉट अर्न, देयरफॉर वी डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम।
वो प्रीमियम का जो जितना भी प्रीमियम नॉट रिसीव, तो हम कहीं नहीं लिखते, हो गया। फालतू पैसा लगे तो भाग लो, वो तो नहीं मिला तो हमें डेबिट करना पड़ रहा है। तो नहीं, इससे पहली एंट्री जिसमें हम उसको ड्यू करें, जैसे आपने तो हमने क्रेडिट किया था ना ड्यू करते समय, हाँ 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम किया था। क्योंकि इनकम थी। अब वो इनकम नहीं मिली तो हमने डेबिट कर दिया। नहीं मिली ना, इसलिए। मिल गई होती तो नमस्ते थी। इससे पहले वाली एंट्री में हमने शेयर 2 शेयर कैपिटल करना है, इसलिए हम इसे हाँ। डेबिट करना है। तब डेबिट कर दिया। फिर 2, एक न्यू अकाउंट आएगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। ये होता है नॉमिनल नेचर का। इसमें आता है अमाउंट रिसीव्ड, जितना भी पैसा हमें रिसीव हो गया वो हम यहाँ डाल देते हैं। और इसमें ध्यान क्या रखना है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी इज नेवर फॉरफिटेड। अगर आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम मनी मिली है तो वो फॉरफिट कभी नहीं होगी, फेस वैल्यू वाली मनी फॉरफिट होगी सिर्फ, ठीक है। फिर 2, शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फर्स्ट, अगर सिर्फ फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, और या फिर इसकी जगह हम कॉल्स इन अरियर्स भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कौन सा मनी आ रहा है? जो मनी हमें रिसीव नहीं हुआ। हमने जब ड्यू किया था तो हमने क्या किया था? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। जब हमने ड्यू किया तो यही किया था, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल। अब क्योंकि वो नहीं मिला, हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो वे रिवर्स द एंट्री, शेयर कैपिटल डेबिट हो गया और अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया। तो दिस इज द अमाउंट नॉट रिसीव्ड। तो जो रिसीव्ड हुआ वो फॉरफिटेड शेयर्स में गया और जो रिसीव नहीं हुआ वो यहाँ आ गया। तो फॉरफिचर के एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं होता ना? वो कैसे हो सकता है एप्लीकेशन पे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर किसी ने अप्लाई नहीं किया, अगर कोई ने किसी ने मेरे यहाँ क्लासेस ज्वाइन ही नहीं की, तो मैं उसको निकाल कैसे सकती हूँ? तो एप्लीकेशन के समय तो पॉसिबल ही नहीं है। एप्लीकेशन मनी तो बेयर मिनिमम में जो आएगी आएगी। भाई ज़्यादा से ये हुआ किसी पर्सन ने एप्लीकेशन मनी दी, उसके बाद उसने कुछ नहीं दिया, एप्लीकेशन मनी तो आएगी तभी तो पूरी कहानी आगे चलेगी, ठीक है। ये हो गया एक। फिर एंट्री फॉर रीइश्यू। रीइश्यू में हम क्या कर रहे हैं? बैंक अकाउंट डेबिट, forfeited shares account debit, to share capital। ये हमने रीइश्यू के समय जितनी पेड अप वैल्यू है वो हो गई कि हमने रीइश्यू प्राइस कितना था, यहाँ रीइश्यू डिस्काउंट कितना हुआ, ठीक है। जो हमारा रीइश्यू प्राइस था वो बैंक में आ गया, रीइश्यू डिस्काउंट हमने फॉरफीचर से ले लिया, जो हमने 20 रुपये का डिस्काउंट दिया, और ये हमने शेयर कैपिटल पेड अप वैल्यू, मतलब कितने से हमने कैपिटल फिर से रेज कर दी। जनरली जितने से हमने यहाँ पे लिखा होता है वही यहाँ आता है, लेकिन कई बार डिफ़र भी कर जाता है, तो आपको मेंशन होगा। अपनी मर्ज़ी से आपने वही लिखना है, जितने से यहाँ डेबिट किया उतने से यहाँ क्रेडिट कर दोगे। बट अगर कभी आपको कुछ और मेंशन है तो आपको उसे कंसिडर कर लेना है। इसीलिए इसमें प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि एंट्रीज तो यही होनी है, बार बार हर बार सेम एंट्री होनी है, अमाउंट हर बार चेंज होने हैं। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कैसा है। ये 2 एंट्रीज के लिए तो आपको बोला ही जाएगा कि पास ये रिकॉर्ड जर्नल एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू। जो 3rd एंट्री है वो आपने अपने आप करनी है, करनी ही करनी है जब ये 2 एंट्रीज करेंगे। कौन सी? गेन ऑन रीइश्यू ऑफ
फॉरफिटेड शेयर्स। कैसे निकाला था हमने वो गेन? वो गेन कैसे निकाला था? वो गेन हमने निकाला था जितना भी अमाउंट फॉरफिटेड है और जितना भी री इशू डिस्काउंट है उसका डिफरेंस था ना वो गेन। अमाउंट फॉरफिट मैंने किया 70 रुपीज़, री इशू डिस्काउंट मैंने दिया 20 रुपीज़, तो 70 माइनस 20 तो ये करके हमारा गेन निकल गया, जिसके हमने ये वाली एंट्री कर दी कैपिटल रिजर्व में। समझ में आई सारी कहानी? तो फॉरफीचर अमाउंट, जो ये फॉरफिटेड अमाउंट था, ये अगर 70 रुपये हमने लिया था तो 20 रुपये यहाँ आ गया डिस्काउंट में और 50 रुपीज़ यहाँ आ गया। हो गया ना अकाउंट क्लोज? समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो नोट कर लो। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है? Thank you.